तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका केमिस्ट्री का सागर में। अगर आप हेलो एल्केन हेलो अरीन्स वीडियो देख चुके हैं या आपको आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है जो एक रैपिड रिवीजन करना चाहते हैं। रिवीजन का मतलब क्या है कि हम ये कॉन्सेप्ट्स पहले पढ़ चुके हैं, हमको सिर्फ रिवाइज करना है, एक फास्ट रिवीजन करना है ताकि हम वो सारे कॉन्सेप्ट एक बार फिर से दिमाग में घुसा सकें। तो ये वीडियो उन्हीं को फायदा देगी। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं और अगर पहली बार आप हेलोकेन हेलोरीन सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको यहां पे मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट पूरी पड़ी है, फुल डिटेल विद ऑल मैकेनिज्म्स, वहां आप जाइए और उसको देखिए। लेकिन अगर आप क्विक रिवीजन चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल उचित है, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द बोर्ड्स, अकॉर्डिंग टू 2021। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले बात, जब हेलोकेन हेलोरीन चैप्टर खोलते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पता होने चाहिए, जैसे एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या है। तो एल्काइल हैलाइड जैसे यहाँ पे CH3Cl है तो इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड, या CH3CH2Br है तो इसको नॉर्मल या एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। आइसो का मतलब क्या होता है, ये रहा आइसो ब्रोमाइड का मतलब। जैसे यहाँ पर CH3 है, ये CH है, ये CH3 है। अब यदि सेकंड वाले कार्बन से, इस कार्बन से आप कोई ब्रोमीन जोड़ते हैं तो ये आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है। टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड या कुछ भी हो, तो टर्ड का मतलब होता है जब एक कार्बन वो जो क्लोरीन के साथ या फ्लोरीन के साथ या किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ या एक्स के साथ जुड़ा हो, तो एक्स के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, और वो कार्बन अगर तीन तीन कार्बन से जुड़ा है बेटा तो वो 3 डिग्री या टर्ड कहलाता है। 2 से जुड़ा हुआ तो 2 डिग्री। अब अगर वही कार्बन चारों तरफ से कार्बन 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 एटम के साथ जुड़ा है तो इसको नियो बोलते हैं। तो नियोपेंटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल क्लोराइड ये काफी एक फेमस सा एग्जांपल है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विनाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड। विनाइल का मतलब क्या होता है, वो क्लोराइड या वो हेलोजन जो डायरेक्टली डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ जुड़ा हो। एलाइल क्लोराइड की बात करें तो वो आपका हेलोजन जो डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल में जो कार्बन है ये उससे जुड़ा हो, ठीक है। एक वर्ड आता है जेमिनल और एक आता है विकिनल। जेमिनल को शॉर्ट फॉर्म में जेम बोलते हैं, विकिनल को शॉर्ट फॉर्म में विक बोलते हैं, VIC। तो अगर एक ही कार्बन से आपके 2 सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं, जैसे ये भी Br है और यहाँ पे इसी कार्बन के साथ एक और Br जुड़ गया, तो ये बेटा आप लोगों का जेम कहलाता है। और अगर हम एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ सेम ग्रुप अप्लाई कर दें, एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ सेम ग्रुप अप्लाई कर दें तो वो विकिनल होता है। इसका एग्जाम्पल यहां पे ये लिखा है। नेक्स्ट आते हैं, इट विल बी अ रैपिड रिवीजन, अ बिट रैपिड रिवीजन एज कंपेयर टू द नॉर्मल क्लासेस। द नेचर ऑफ द CX बॉन्ड। तो देखिए यहां पर आप जानते हैं कि CX जो होता है C पे पार्शियल पॉजिटिव होता है और X पे पार्शियल नेगेटिव होता है, क्योंकि X जो होता है आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप जाने पर, क्योंकि जैसे जैसे आपका हेलोजन का साइज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे डबल बॉन्ड इंक्रीज करेगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा और बॉन्ड डिसोसिएशन हेल्प भी डिक्रीज करेगा। तो बेटा जो CI बॉन्ड होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू CF बॉन्ड के। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। यहां पे अगर आप देखें तो एक फ्लोचार्ट बना लेना कि पहला मेथड आप क्या पढ़ लो, फिर उसके बाद आप क्या पढ़ लो, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड यहाँ पर मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ दिस फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन्स में क्या किया हमने, क्लोरीनेशन किया या ब्रोमिनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ HNu या UV लाइट या सनलाइट। तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ये चेन रिएक्शन होती है जो रिएक्शन रुकती नहीं है। जैसे CH3Cl मिला, फिर CH2Cl2 मिला, फिर ये क्लोरोफॉर्म मिला, फिर CCl4 मिला। ये रिएक्शन तब तक चलती है जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए। अगर यही रिएक्शन हम प्रोपेन के केस में करना चाहते हैं बच्चों,
तो प्रोपेन के केस में आपको 2 प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक 1 डिग्री कार्बन है और एक 2 डिग्री कार्बन है। तो 1 डिग्री कार्बन के हिसाब से आपको 1 क्लोरोप्रोपेन मिलेगा, 2 डिग्री कार्बन के हिसाब से आपको 2 क्लोरोप्रोपेन मिलेगा, और 2 क्लोरोप्रोपेन वाला जो होगा वो 55% मिलेगा, यानी कि ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा, ज्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है दैट इज 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। इतनी बात समझ में आई आपको? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स फॉलोज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अच्छा, अगर आयोडीन के साथ करते हैं तो क्या होता है? तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। द रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद एल्केन्स इज रिवर्सिबल इन नेचर। व्हाई? क्योंकि जब आप RI बनाते हैं तो उसके साथ HI भी बनता है, और HI जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है वो? एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसकी वजह से रिएक्शन को वो रिवर्सिबल करने की कोशिश करता है। देखो HI में I की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, I2 में I की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ठीक है, -1 से 0 की तरफ जाने की कोशिश करता है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो ऑक्सीडाइज होने की कोशिश करेगा। तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन रिवर्सिबल ना जाए तो हम क्या करेंगे, HiO3 HNO3 जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का प्रयोग करेंगे। तो HI जैसे ही बनेगा बाई प्रोडक्ट के तौर पे, तो HiO3 उसके साथ रिएक्ट करके उसको I2 में कन्वर्ट कर देगा। अब I2 कहाँ है? I2 रिएक्टेंट की साइड में है। तो अकॉर्डिंग टू द लीच-चार्टर प्रिंसिपल द रिएक्शन विल ऑलवेज टेंड्स टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन रेदर देन मूविंग ऑन टू द बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि HI की मात्रा खत्म हो रही है और I2 की बढ़ रही है। तो लीच-चार्टर प्रिंसिपल के हिसाब से अगर रिएक्टेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्ट की तरफ भागेगी रिएक्शन। एंड एज आई टोल्ड इट्स अ रैपिड रिवीजन, तो स्पीड थोड़ी इतनी ही रहेगी। नेक्स्ट आता है फ्लोरीनेशन। भाई जी देखो, फ्लोरीनेशन जो होता है हाईली एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, और यदि आपको नोट्स बनाने हैं, आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हैलोकेन हैलोरीन को आप ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़े हुए हैं, तो मेरा आप लोगों के लिए सुझाव ये रहेगा कि मेरी आपका पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है हैलोकेन हैलोरीन का, जिसमें 18 से 20 वीडियोस हैं, उसको आप पूरा अच्छे से पहले देख लें, समझ लें, और फिर यहाँ पे वन शॉट पे आ जाए। या आप नहीं देखना चाहते हैं, आपको आलस आ रही है, 20-20 वीडियो कौन देखेगा सर जी, हमको तो एक ही वीडियो में समझना है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे मैं आपको समझा रहा हूं उसको समझो, और ऐसा करो कि वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते रहो साथ साथ में। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट्स में से इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स पॉइंट्स को आपको समझा दे रहा हूं, बाकी आप लोग पॉज करके वीडियो अपने हिसाब से मैनेज करते रहो यार, बच्चे थोड़े ना हो ना। तो देखो, फ्लोरीनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन विद F2 गैस अकर्स एक्सप्लोसिवली, बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो ये स्वार्ट्स रिएक्शन का प्रयोग करते हैं। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या करता है, हेलोएल्केन को इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स के साथ रिएक्ट करवाता है। ये खूब सारे हैं इनऑर्गेनिक फ्लोराइड, मेरे हिसाब से AgF और Hg2F2, ये बच्चों को ज्यादा अक्सर याद रहता है। तो कुछ नहीं करना है, हैलाइड एक्सचेंज मेथड है, यहां से AgBr निकालोगे और RF बन जाएगा, खत्म, सिंपल है। दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर द स्वार्ट्स रिएक्शन, याद रखिएगा। उसी तरीके से आगे चलते हैं। फ्रॉम एल्कीन्स के बाद फ्रॉम एल्कीन्स की बारी आती है। अभी तक हम लोगों ने जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा दैट इज फ्रॉम एल्केन्स, लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं इट इज फ्रॉम एल्कीन्स। क्या कहते हैं, एल्कीन्स रिएक्ट विद हैलोजन एसिड टू फॉर्म दी हैलोएल्केन्स। देखो यार, एल्कीन्स के साथ बड़ी सिंपल सी कहानी है। सिंपल सी कहानी कुछ ऐसी है बच्चों कि एल्कीन जो होता है ना, वो एडिशन रिएक्शन दिखाता है। अब तुमने इसके साथ अगर HI ऐड करवाना है तो आप क्या सोचोगे, आप बस इतना छोटा सा सिंपल सी बात सोच लो कि बीच से डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक तरफ यहाँ पे HI लटक जाएगा, एक तरफ यहाँ पे I लटक जाएगा, कहानी बेटा खत्म, सिंपल। लेकिन यहीं अगर तुम्हें एक झोल आ जाए, झोल क्या आ जाए कि अभी जो ये मैंने तुमको एग्जांपल दिया था, ये आपको सिमेट्रिकल एल्कीन का दिया था, ठीक है। अगर मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात करूं, जैसे प्रोपीन, ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है ये, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में एडिशन जो होता है वो मार्कोनिक ऑफ एडिशन के हिसाब से गवर्न होता है, यानी कि जो गरीब कार्बन होता है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, उसको और गरीब कर दिया जाता है। तो अंग्रेजी में मार्कोनिक ऑफ का रूल का सेंटेंस ये था कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट विल गोज टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैज अ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इस CH के पास है कि CH2 के पास है, CH के पास है। तो नेगेटिव पार्ट कौन सा HBr में, नेगेटिव पार्ट क्या है बेटा, Br है। तो इट विल गोज टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैज अ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि यहाँ पे Br जुड़ जाएगा और CH2 को वो H मिल जाएगा, तो यहाँ पे ये CH3 बन जाएगा। यानी कि मैं बच्चों को इस तरह से याद कराता हूं कि गरीब गरीब कर दो, अमीर अमीर कर दो। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस आता है कि अगर यदि HBr ऐड करते हुए आपको यहाँ पर कोई पेरोक्साइड दिख जाता है,
ठीक है, तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल याद रखेंगे, यानी कि पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के दो अलग अलग नाम हैं। यहां पे क्या होगा, जस्ट उल्टा। मार्कोनी तुमने क्या याद किया, गरीब को गरीब करो, अमीर को अमीर करो। यहां पे गरीब को अमीर कर दो, अमीर को गरीब कर दो, यानी कि the negative part of the addendum will go to that carbon atom which has the low more number of hydrogen atom। और ये जो CH है जो कि गरीब था उसके पास हाइड्रोजन जा रहा है। आई होप बच्चों बात समझ में आती है। और आगे चलते हैं तो पता चल रहा है हम लोगों को कि हमें एक नोट वाली बात आती है। नोट वाली बात यह है कि अगर कोई एल्कीन में आप Cl2 का या Br2 का एडिशन करा रहे हैं लेकिन वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, जैसे 773 केल्विन, तो उस समय डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा बच्चों। जी हाँ, उस समय एलाइलिक पोजीशन पे जाकर वो हैलाइड, वो चाहे क्लोरीन हो चाहे वो ब्रोमीन हो, जाकर जुड़ जाएगा। कभी कभार Cl2 या Br2 ना लेकर हम NBS, एक N ब्रोमोसक्सीनामाइड, एक स्पेशल रिएजेंट होता है जिसकी स्ट्रक्चर यहां नीचे बनी हुई है, आप देख सकते हो। यहां से ब्रोमीन निकलकर जुड़ जाता है एलाइलिक पोजीशन पे। नेक्स्ट बच्चों आते हैं हुंज-डिगर रिएक्शन में, जो आपको एल्काइल ब्रोमाइड देता है काफी अच्छी यील्ड में। इट इज फ्रॉम द सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, यानी कि RCOAG। सिंपल सी कहानी है, तुमको बतानी है, चलो मिलकर गाएं आज, हेलो की बैंड बजानी है। ये है, इसमें से AgBr को निकाल दो, बचा यहां पे Br, ये आकर जुड़ जाएगा। तो भैया RBr हो गया और CO2 यहां से निकल गया। और क्या, AgBr तो निकल ही रहा था। बोलो 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 बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं देखो, फिर से देख लो यार, कोई इतनी भी दिक्कत वाली बात नहीं है कि CH3COOAg था, ठीक है, उसमें हमने Br2 डाल दिया। अब Br2 डालने के बाद हमने क्या देखा, AgBr निकल गया। और फिर ये ब्रोमीन किसके साथ जाकर जुड़ेगा, इसके साथ। क्यों? क्योंकि यहां पर बैठा ये CO2 ग्रुप भी निकल रहा है। बोलो, क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट आता है हैलाइड एक्सचेंज मेथड। एक स्वार्ट्ज रिएक्शन देखा था, एक हम लोग यहां पर देख रहे हैं फिंकलस्टीन मेथड। फिंकलस्टीन मेथड इज जनरली यूज्ड टू मेक RI फ्रॉम RBr या RCl। अगर नाई के साथ, बेटा इसको याद करने का तरीका है, तो आज तुम लोग जब बाल कटवाते हो अपने, नाई के पास जाते हो, सैलून, नाई, तो तुम्हारा जो नाई है, आज से क्लास 12 स्टूडेंट्स, आप लोगों का नाई का नाम होगा फिंकलस्टीन, ठीक है। तो RBr नाई, तो नाई वर्ड ऐसे ही आ जाए, समझ जाना फिंकलस्टीन रिएक्शन है। फिंकलस्टीन नाई। तो RBr नाई के साथ आएगा। तो देखो, सिंपल सा हैलाइड एक्सचेंज मेथड है। यहाँ पर ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये NaBr हट जाएगा और RI जुड़ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एसीटोन जरूर लिया जाता है। एसीटोन का फंक्शन ये होता है कि रिएक्शन को हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखता है, क्योंकि NaBr is insoluble in methanol and acetone. For detail you can just go to the playlist of the halogen halogenes which is given in the description box. Next, फ्रॉम एल्कोहल्स में अगर हम बात करते हैं, यहाँ से हम लोग कैसे हेलोल्केन बना सकते हैं, तो सबसे पहला मेथड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। ये यहाँ पर लिखा नहीं है नाम, मैं लिख देता हूँ। ग्रूव्स प्रोसेस में बेटा हम लोग लुकास रिएजेंट की सहायता लेते हैं। ये जो HX प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 लिखा है, बेसिकली यहाँ पे HX की जगह हम HCl ले लें और एनहाइड्रस मतलब सूखा ZnCl2 ले लो और उसकी रिएक्शन ROH के साथ कराते तो RX प्लस H2O मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट ROH प्लस PCl3 की रिएक्शन जब होगी तो यहाँ पे 3 टाइम RX मिलेगा और H3PO3 एज अ बाय प्रोडक्ट होगा। और यही रिएक्शन जब आप PCl5 के साथ कराते हो तो RCl के साथ POCl3 प्लस HCl मिलता है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। PCl3 के साथ H3PO3, PCl5 के साथ POCl3 और HCl। SOCl2 के साथ जब ROH की रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन एक बेस होता है और उसको रिफ्लेक्स करते हैं, इसको डार्जन मेथड बोलते हैं। तो ये देता है हमको RCl, SO2 और HCl गैस एकदम रिलीज हो जाती है, तो इसको बेस्ट मेथड कहा जाता है। डार्जन मेथड को कहा जाता है बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, क्योंकि SO2 और HCl जो गैसेस होती हैं वो यहां से छोड़ चुकी होती हैं।
यहां पे बेटा दो बातें खास बात याद करने वाली है। नोट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इज 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, क्योंकि डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। और रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स इज HI इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HCl, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हुए आपकी बॉन्ड लेंथ बढ़ती है और बॉन्ड डिसोसिएशन भी घटती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, फिजिकल स्टेट तो नहीं लेकिन हाँ बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा रहता है। बॉइलिंग पॉइंट आपका यहाँ पे वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी जल्दी। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे या मॉलिक्यूलर मास पे। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आपका सेम एल्काइल ग्रुप है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोल्केन डिक्रीजेस इन दिस ऑर्डर। याद रखिएगा, नीचे जाते हैं तो आयोडीन का सरफेस एरिया बढ़ता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, तो Ri का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा और Rf का वहां पे वहीं पे छोटा होगा। आप अगर हेलोजन सेम रखते हैं और एल्काइल ग्रुप की चेन बढ़ाते हैं तो विद द इंक्रीज इन द एल्काइल ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। तो जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर इसका और फिर इसका। अब अगर हम आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड्स की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है विद ब्रांचिंग ड्यू टू डिक्रीज इन दी सरफेस एरिया। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल आपको पेशकश कर दूं इस तरह से कि बेटा एक तरफ लिखा है CH3 CH2 CH2 Cl, ये N ब्यूटाइल क्लोराइड है, और एक तरफ मैं ब्यूटाइल को टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड कर दूं तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर जो टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड मैंने बनाया है यहां पे ब्रांचिंग की वजह से सरफेस एरिया कम हो गया, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गए, बेकार हो गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया ये। नेक्स्ट, इतना करने के बाद पहली बार बोलता हूं, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, समझ में आए तो खूब शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है हमारा, अगर हम हेलोजन एटम्स को बढ़ा देते हैं CCl4 CH3 CH2 Cl2 CH3 Cl, तो देख लो जितने ज्यादा हेलोजन्स होंगे उतना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ज्यादा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बच्चों, देन कम्स द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्टिविटीज। केमिकल रिएक्टिविटीज में मेन इंपॉर्टेंट तीन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद द मेटल्स। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, RX है, RX में R पर पॉजिटिव है, X पर माइनस है, एक न्यूक्लियोफाइल पिछवाड़े से अटैक मारता है, X माइनस निकल जाता है और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ जाता है। ये जो X माइनस निकल रहा है इसको एक गुड लिविंग ग्रुप कहते हैं या न्यूक्लियोफ्यूजे कहते हैं। और हाँ बेटा एक बात और, अमंग दी हैलाइड आयन सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप तुम्हारा होगा I माइनस और सबसे पुअर होगा F माइनस, क्योंकि भाई RI के बीच में बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है तो आसानी से टूटेगा, तो I माइनस जल्दी निकलेगा ना मेरे भाई। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरीके की होती है, एक SN2 एक SN1। तो पहले बात करते हैं SN2 की। तो SN2 में आपको क्या याद रखना है कि ये जनरली प्राइमरी हैलाइड्स के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि 1 डिग्री। ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। सिंगल स्टेप रिएक्शन का मतलब कि यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हैलोजन और मेकिंग ऑफ न्यू कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड अकर्स साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल स्टेप। यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है, ये इसी को कंसर्टेड रिएक्शन कहते हैं। सिंगल स्टेप रिएक्शंस आर जनरली रिफर्ड एज कंसर्टेड रिएक्शंस। और यहाँ पे जो रिएक्शन प्रोसीड करती है टेक्स प्लेस हुआ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये पुराना बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पे ये नया बॉन्ड बन रहा है। ये फिशर प्रोजेक्शन डायग्राम है जहां पर ये वाला हाइड्रोजन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, ये वाला हाइड्रोजन बैकवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। ये एकदम पिछवाड़ू से एकदम न्यूक्लियोफाइल भैया आकर अटैक कर रहा है और आगे से एक न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है। आगे से न्यूक्लियोफाइल नहीं आ सकता, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आगे से नहीं आ सकता क्योंकि रिपल्जन क्रिएट होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन ऑलरेडी बैठा है वहां पे। कहेगा चल निकल बड़ा, तू मेरे पाले में नहीं आएगा, पीछू से आओ, पीछू से। तो इसलिए पीछू से अटैक मारा, आगे से निकल गया। अब एक बार गौर करने की बात है, एक बार गौर करने की क्या बात है कि ये वाला जो हाइड्रोजन जो कि इस तरफ था, फाइनल प्रोडक्ट में ये हाइड्रोजन इस तरफ आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो जाना, पलट जाना, पलट। तेरा ध्यान किधर है कि तेरा हीरो इधर है। So the attack of the nucleophile takes from the back side and the leaving group leaves from the front side. As a result, the inversion of configuration, which is known as Walden inversion, takes place.
जो रेट लॉ होता है केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से वो इस तरह से लिखा जाएगा, दोनों पे डिपेंड करेगा। एक्सपेरिमेंटल होता है तो रेट इज इक्वल टू के इनटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द अल्काइल हाइड्राइड इनटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द OH माइनस। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये बताएगा कि इसकी ऑर्डर 2 है और ये बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन है। हाँ जी, तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रहती है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टीरिक हिंड्रेंस। SN2 किस पे भरोसा करता है, किस पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट रहता है, भरोसा नहीं, किस फैक्टर पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट रहता है, दैट इज द स्टीरिक हिंड्रेंस। जहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगा वहां पे SN2 सबसे कम होगी, क्योंकि पीछू से अटैक मार रहा है, डरपोक आदमी है, पीछू से अटैक मार रहा है, उसको मालूम है यहाँ पे पतले पतले से हाइड्रोजन लगे, हम पीछू से अटैक मारेंगे आसानी से घुस जाएंगे। लेकिन अगर यहीं पे हाइड्रोजन की जगह बड़े बड़े बल्कि ग्रुप होते तो उसको आने में डर लगता। क्या लगता? डर लगता। तो लेसर द बल्कीनेस मोर विल बी द रिएक्टिविटी, बिकॉज lesser will be the repulsion। अब अगर हम यही बात करें बेटा SN1 मैकेनिज्म की, तो एकदम अपोजिट लेने का मतलब क्या है कि सबसे पहली बात तो ये कि जो तू टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है कि इट इज अ 2 स्टेप मैकेनिज्म। ये 3 डिग्री के लिए ली गई है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ली गई है, जैसे वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब वो होता है जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन से डायरेक्टली जुड़ा होता है। जैसे पानी की अगर हम बात करें OH के साथ जुड़ा है, अल्कोहल की बात करें ROH OH के साथ जुड़ा है। पिछला अगर हम देखें तो SN2 मैकेनिज्म जो होता है वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंतर्गत ज्यादा होता है। ये पॉइंट यहां शायद नहीं लिखा था, मैंने लिख दिया। आप लोग मेजबान काफी ज्यादा सतर्क रहिए और ध्यान लगाइए। यहाँ पे बेटा 2 स्टेप्स में रिएक्शन होती है। जैसे अगर हम देखा जाए तो SN2 आपकी 1 स्टेप में होती थी। पहला स्टेप स्लो स्टेप होता है, डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, दूसरा स्टेप फास्ट स्टेप होता है। पहले स्टेप में यहाँ पे कोई भी ट्रांजिशन स्टेट नहीं बन रहा है, यहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहा है। यहाँ पे पहले ब्रोमीन हट रहा है, यानी कि पुराना न्यूक्लियोफाइल हट रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है, एक खाली जगह बच रही है। उसके बाद एक नया न्यूक्लियोफाइल उस खाली जगह पे अटैक मार के प्रोडक्ट दे रहा है। तो जो रेट लॉ है वो सिर्फ एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है दोस्तों। अब चूंकि सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है तो उसका ऑर्डर भी 1 होगा और ये यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी, यानी कि मॉलिक्यूलरिटी इसकी 1 होगी। SN1 जो होता है इसकी जो रिएक्टिविटी है वो 3:1 होती है, क्योंकि एज आई से दैट यहाँ पे कार्बोकेटायन बना है और कार्बोकेटायन के बनते आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ध्यान रखनी चाहिए, जो कि 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री होती है। So here are some key facts about the nucleophilic substitution reaction। पहला है alkyl fluorides do not undergo nucleophilic substitution reaction। उसके पीछे कारण ये है कि यार CF बॉन्ड हाईली स्टेबल है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ छोटी है, बॉन्ड डिसोसिएशन थेरेपी ज्यादा होगी तो वो बड़ी मुश्किल से टूटेगा, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा। फिर ये SN2 की रिएक्टिविटी 1 डिग्री की तरफ ज्यादा होगी और SN1 की रिएक्टिविटी 3 डिग्री के लिए ज्यादा होगी। कार्बोकेटायन फॉर्म्ड इन SN1 मैकेनिज्म कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट। ये तो भाई कार्बोकेटायन का जन्म अधिक नहीं, क्या होता है, जन्मसिद्ध अधिकार है जन्मसिद्ध अधिकार है कि कार्बोकेटायन जहां बनेगा दैट विल रीअरेंज इटसेल्फ टू गिव अ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। ये फैसिलिटी सिर्फ कार्बोकेटायन में होती है, कार्बोएनायन फ्री रेडिकल्स में नहीं होती है। In SN2 mechanism, an alkyl group at alpha carbon being bigger in size than the hydrogen atom causes the steric hindrance and makes the reaction difficult to occur। वही चीज है, बार बार यही चीज कह रहा है कि SN2 में steric hindrance का बहुत बड़ा रोल है। steric hindrance यदि ज्यादा होगा तो SN2 होना मुश्किल होगी। Primary allylic and primary benzylic halides are more reactive in nucleophilic substitution reaction as compared to the primary alkyl halide. It is due to the greater resonance stabilization of the allylic and the benzylic carbocation intermediates। तो वो कह रहा है कि अगर मान लीजिए 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, SN1 में अगर हम फुल ऑर्डर लिखना चाहें
तो हम लिखेंगे बेंजाइलिक इज ग्रेटर देन एलाइलिक is greater than 3 डिग्री, is greater than 2 डिग्री, is greater than 1 डिग्री। ये बात आप ध्यान रखिएगा क्योंकि बेंजाइलिक एलाइलिक में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है। सिक्स्थ पॉइंट है SN1 रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स सच एज वाटर अल्कोहल एंड SN2 आर फेवर्ड बाय नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अगर इस SN1 SN2 का अगर आपको टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस चाहिए तो ये रहा, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ाए हुए हैं, इसको एक बार देख लेना, नोट कर लेना। एक बात ध्यान रखना, SN1 SN2 में, SN1 में रेसिमाइजेशन होता है, SN2 में इन्वर्जन होता है। ये 3:1 होता है, ये 1:3 होता है। यहाँ कार्बोकेटायन बनता है इसलिए रीअरेंजमेंट होता है, यहाँ कार्बोकेटायन नहीं होता इसलिए रीअरेंजमेंट नहीं होता। एलिमिनेशन इज द इंपॉर्टेंट साइड प्रोडक्ट, एलिमिनेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। इस पॉइंट को भी आगे चल के समझेंगे। पोलर प्रोटिक हो गया, पोलर एप्रोटिक हो गया, या नॉन पोलर लिखा है, बेसिकली क्या लिखना चाहिए, पोलर एप्रोटिक लिखना चाहिए। लोअर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN1, हायर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2। दिस इज अ गुड पॉइंट। फेवर्ड बाय वीक न्यूक्लियोफाइल्स, फेवर्ड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स, टर्शियरी हैलाइड्स, प्राइमरी हैलाइड्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। आगे चलते हैं। These are the examples of the nucleophilic substitution reaction। जैसे RX की रिएक्शन NaOH के साथ कराओगे तो क्या होगा बच्चों, NaX निकल जाएगा, ROH बन जाएगा। फिर RX की रिएक्शन H2O के साथ कराओगे तो क्या होगा, HX निकल जाएगा, ROH बन जाएगा। फिंकलस्टीन रिएक्शन NaX निकल जाएगा, RI बन जाएगा। यहाँ पे NH3 है तो NH3 में से ये HX निकल जाएगा और RNH2 बन जाएगा। और भी बहुत सारे पॉइंट्स और बहुत सारी रिएक्शंस हैं, एग्जांपल्स हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, आप लोग इसको गेट थ्रू कर लेना। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको एक बार मार्क करवा दूं, ये RX प्लस KCN RCN देता है, RX प्लस AgCN RNC देता है, क्योंकि KCN जो होता है प्रीडोमिनेंटली आयनिक नेचर का होता है, AgCN प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट नेचर का होता है। RX प्लस AgNO2 RNO2 देता है, RX प्लस KNO2 RONO देता है। ये चार आपके बहुत ही ज़्यादा सॉलिड हैं और इस पर बेस्ड आपका एक वाई या रीजनिंग करके क्वेश्चन आता है। क्योंकि देखो बच्चों, CN माइनस, NO2 माइनस और SCN माइनस, ये तीन आपके एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स हैं, सॉरी एम्बीडेंटेड, हाँ एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स कह दो या लिगेंड्स कह लो, जो दो तरफा अटैक करते हैं। कार्बन से भी अटैक हो सकता है, नाइट्रोजन से भी अटैक हो सकता है, यहाँ पे नाइट्रोजन से भी अटैक हो सकता है, ऑक्सीजन से भी अटैक हो सकता है। इसलिए KCN के साथ RCN होता है, AgCN के साथ RNC होता है, AgNO2 के साथ RNO2 होता है और KNO2 के साथ RONO होता है। क्यों होता है? फॉर डिटेल्स यू कैन जस्ट गो टू द प्लेलिस्ट एंड यू जस्ट वॉच द वीडियो। नेक्स्ट आता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। इट इज द सेकंड प्रॉपर्टी व्हाट वी आर बेसिकली डिस्कसिंग ओवर हियर इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलोल्केन्स। और केमिकल प्रॉपर्टीज में वी हैव फिनिश्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और अब हम लोग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी कि एलिमिनेशन की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। यहाँ पे आप सिंपल देख रहे हो कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट जो होता है वो अल्कोहलिक QH होता है। अल्कोहलिक QH इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एज कंपेयर टू द एक्वस QH। तो ये क्या करता है, एलिमिनेशन करता है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इसको कहते हैं या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं, ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो होगा क्या, Br के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन के बगल वाला बीटा कार्बन होता है, अल्फा से ब्रोमीन जाता है, बीटा से हाइड्रोजन एक साथ निकल जाता है और CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है। अगर मान लो तुम्हारे पास बीटा हाइड्रोजन दो हो, जैसे एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ है, एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ है, तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ ब्यूटुइन है और यहाँ पे ब्यूटवनीन है। तो अब कैसे पता चलेगा कि कौन मेजर है कौन माइनर है? तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं सेट्जेफ रूल। सेट्जेफ रूल कहता है कि जो एल्कीन ज्यादा एल्काइलेटेड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, या डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के पास जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आप देख पा रहे हो और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन वाला ज्यादा स्टेबल होगा। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन प्रोसेस जो होता है इट ऑल्सो फॉलोज ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री।
एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन कभी कभार क्वेश्चन आता है और हम ये नहीं समझ पाते हैं कि उसमें एलिमिनेशन करेंगे यानी कि एल्कीन बनाएंगे कि सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो बेटा ये कुछ फैक्टर्स हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग याद रखिएगा। यदि टेम्परेचर ज्यादा होगा इट विल ऑलवेज फेवर एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। फिर पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, लो पोलैरिटी जैसे एल्कोहलिक क्यूएच जो भी हम लोग पढ़कर आ रहे हैं वो एलिमिनेशन लाता है, और एक्वस क्यूएच क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन लाता है। ये हम लोग अभी पढ़कर आ रहे हैं, RX प्लस क्यूएच एक्वस वाला तो ROH देता था। नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, अगर 3 डिग्री है तो इट विल प्रेफरेंशियली अंडरगो एलिमिनेशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर 2 डिग्री है तो एलिमिनेशन भी होता है सब्स्टिट्यूशन भी होता है, लेकिन एलिमिनेशन थोड़ा लीड करता है। अगर 1 डिग्री है तो सब्स्टिट्यूशन देखो यहां पर ज्यादा है और एलिमिनेशन कम है। समझ में आई? 1 डिग्री में सब्स्टिट्यूशन ज्यादा, 3 डिग्री में एलिमिनेशन ज्यादा, और 2 डिग्री में दोनों बनेंगे लेकिन फिर भी एलिमिनेशन की पावर थोड़ी ज्यादा होगी। नेक्स्ट, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये वही बात हो गई एक्वस क्यूएच और एल्कोहलिक क्यूएच जैसी। तो एक्वस क्यूएच जैसे वीक बेस होता है वो सब्स्टिट्यूशन लाता है 100%, और एल्कोहलिक क्यूएच अगर हम ले लेते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो एलिमिनेशन लाता है एज अ मेजर प्रोडक्ट। अगर आपका स्टीरिकली हिंडर बेस है तो वो एलिमिनेशन लाएगा रेदर देन सब्स्टिट्यूशन, और अगर एक अनहिंडर्ड बेस है तो वो आपका सब्स्टिट्यूशन लाएगा। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, RX प्लस 2Na प्लस RX, तो 2NaX निकल जाता है, RR मिल जाता है। इसका एग्जाम्पल नीचे यहाँ पर लिखा है, CH3CH2Cl प्लस 2Na गिव्स प्लस CH3CH2Cl, तो 2NaCl निकल गया और ये ब्यूटेन बन गया। और याद रखिएगा वुड्स रिएक्शन इज बेसिकली यूज फॉर दी सिमेट्रिकल रिएक्शन। सिमेट्रिकल एल्केन अगर बनाना है तो वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल करिए। अनसिमेट्रिकल के लिए थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि हमको मिक्सचर्स मिल जाते हैं। RX plus Mg in the presence of dry ether gives RMgX, एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्काइल मैग्नीशियम हाइड्राइड यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशंस में ही बनाना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने पानी में इसको डाल दिया तो RMgX हाईली रिएक्टिव होता है, ये पानी के साथ रिएक्ट करके आपको एल्केन बना देगा। जिस तरह से मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख रहा हूँ, ये R इस H के साथ रिएक्ट करके एल्केन बना देगा। तो यदि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना कि एनहाइड्रस कंडीशन होनी चाहिए। ये मैं आपको सारी वैलिड पॉइंट्स बता रहा हूं एक रैपिड रिवीजन के तौर पे, ताकि आपको सब याद आ जाए। अब हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों हेलोरीन्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में। द वेरी फर्स्ट इज द बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन प्लस क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 क्लोरोबेंजीन देता है। FeCl3 या LCl3 का काम क्या होता है कि Cl2 में से Cl को निकालकर बाहर फेंक दें और Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर दें, तो ये Cl निकल जाएगा और यहाँ से Cl पॉजिटिव बचेगा। FeBr3 और Br2 ये क्या करेगा, Br2 को बाहर निकाल कर फेंक देगा, Br माइनस को अपनी तरफ खींच लेगा और Br पॉजिटिव जनरेट करेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस रिएक्शंस का नाम होता है। बेंजीन के ऊपर जाकर क्लोरीन और ब्रोमीन चिपक जाएंगे। तो देखिए कितनी खूबसूरती से आपको यहाँ पे क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन मिल गया। फ्लोरोबेंजीन फिर से नहीं मिल सकता क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और आयोडो बेंजीन अगर मिलेगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 HiO3 डालने पड़ेंगे फॉर आयोडीनेशन। नेक्स्ट प्रोसेस अगर हम बात करें तो दैट्स अ सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है मेरे बच्चों, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाना पड़ता है, और उसमें अगर हम CuCl HCl हीट करेंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, CuBr HBr डालेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा, Ki के साथ हीट कर देंगे आयोडोबेंजीन बनेगा। गेटरमैन रिएक्शन उसका थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है जिसमें ये सिर्फ कॉपर पाउडर लेता है तो ये बन जाता है, कॉपर पाउडर लेता है तो ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। इस साल यानी कि 2021 में CBSE में से ये सैंडमेयर और ये डायजोनियम सॉल्ट्स पर बेस्ड जो रिएक्शंस थी उसको काट दिया गया है, लेकिन ISC वाले बच्चे ये पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन्स सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देख सकते हो कि क्यों आपका क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग बनाता है। जब हम यहाँ पर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, X के पास प्लस R नेचर होता है, ये ऑर्थो पे और पैरा पे नेगेटिव चार्ज को फेंक रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल यहीं पे अटैक करता है। तो याद रखिएगा क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ये दीज ऑल आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर।
अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्यों? क्योंकि इसका माइनस आई जो होता है प्लस आर से ज्यादा होता है, येट इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। हाँ तो भाई इसका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर जो होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द रेजोनेंस, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द इंडक्टिव इफेक्ट। So due to minus I effect of chlorine, it withdraws electron from benzene ring and hence to destabilize the intermediate carbocation formed during the electrophilic substitution. But because of plus R effect, it is ortho and para directing in nature. वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्यों है? माइनस आई की वजह से, लेकिन उसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस से कोई लेना देना नहीं है। प्लस आर की वजह से वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर शो करता है, और माइनस आई ज्यादा होता है प्लस आर के कंपैरिजन, इसलिए ये कहा जाता है कि क्लोरीन ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। Why haloarenes are less reactive than haloalkanes towards the nucleophilic substitution reaction? उसके पीछे 3 कारण होते हैं। देखो बच्चों, ऐसा है कि ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि यदि आपने CH3CH2Cl की रिएक्शन अगर आप एक्वस KOH के साथ करा रहे हैं बच्चों, तो यहां पर आपको मिलना आएगा CH3CH2OH प्लस KCl, ये आसानी से टूट जाएगा। लेकिन अगर आप लोग क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन एक्वस KOH के साथ करते हैं तो क्या होगा? क्या ये टूटेगा? नहीं साहब, नहीं टूटेगा। आइए पढ़ते हैं उसका रीजन। पहला रीजन है रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। यहां पर आप देख रहे हो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर क्रिएट होगा, और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर को तोड़ना मुश्किल नहीं, थोड़ा सा नामुमकिन हो जाता है बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, पहला रीजन। दूसरा, हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो जो बेंजीन वाला CCl बॉन्ड है उसके पास लेस पोलैरिटी होती है और इसके पास ज्यादा पोलैरिटी होती है। देखो बेटा, हेलोल्केन वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और वो क्लोरीन जो बेंजीन से जुड़ा है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब इससे होगा क्या? sp2 हाइब्रिडाइज में s करेक्टर ज्यादा है। देखो भाई, sp2 हाइब्रिडाइज में s करेक्टर तुम्हारा 33.33% है, sp3 में तुम्हारा जो s करेक्टर है वो 25% है। s करेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है और पोलैरिटी डिफरेंस क्रिएट करता है। लेकिन अगर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो जाता है तो sp2 हाइब्रिडाइज में चूंकि s करेक्टर ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो क्लोरीन उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं खींच पाएगा जितना वो हेलोल्केन में खींच रहा था। तो पोलैरिटी डिफरेंस कम हो गया, जिसकी वजह से उसको तोड़ना मुश्किल हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन और पोलैरिटी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, इसको एक बार रीड करिए, नोट्स बना लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, जो जैसे मैंने आपको बताया कि क्लोरोबेंजीन में अगर आप क्लोरीनेशन कराएंगे ऑर्थो पैरा पे क्लोरीन लग जाएगा, अगर आप नाइट्रेशन कराएंगे ऑर्थो पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, और अगर सल्फोनेशन कराएंगे तो ऑर्थो पैरा पे सल्फोनिक एसिड SO3H लग जाएगी। और सब में आप देख सकते हो कि पैरा जो है मेजर प्रोडक्ट है बिकॉज ऑफ लेस स्टीरिक हिंड्रेंस। ऑर्थो पे स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है, रिपल्जन ज्यादा होता है, तो वो माइनर प्रोडक्ट की तरफ जाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फिर भी पॉसिबल हैं अगर आप डाउस प्रोसेस लगाएं। डाउस प्रोसेस में यदि आप देखिए 2NOH डालते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का इस्तेमाल करेंगे तो पहले ये सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा, फिर डाइल्यूट HCl डालेंगे तो आपको फिनॉल मिल जाएगा। इसकी मैकेनिज्म इस बार सिलेबस में नहीं है, वरना बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन होती है, पर चूंकि मैकेनिज्म नहीं है तो मैं ये पढ़ाने में टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप मेरी डिटेल वीडियोस और प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। ये भी एक मेथड है, रटने वाला है कि क्लोरोबेंजीन को अगर एनिलीन में कन्वर्ट करना है तो इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन है। NH3 डालो CU2O में एट दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर यू विल गेट दिस। ये ISC 2020 में क्वेश्चन आया था बच्चों। वैसे इसका दूसरा मेथड भी है, लेकिन ये डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं। रिएक्शन विद मेटल्स, तो जैसे आपने वुड्स रिएक्शन पढ़ी थी वैसे ये फिटिक रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में RX लिया था, फिटिक रिएक्शन में दोनों तरफ बेंजीन लेते हैं। वुड्स फिटिक में क्या लेते हैं, एक फिटिक वाला ले लेते हैं और एक वुड्स वाला ले लेते हैं। 2Na के साथ रिएक्शन किया, काम खत्म हो गया। रिएक्शन विद मैग्नीशियम, तो RMGX जैसे बनता है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वैसे यहां पे बना रहे, तो सेम रिएक्शंस थी जो हम लोगों ने हेलोल्केन्स में पढ़ी। सो बाय दिस वी आर एंडिंग दी हेलोल्केन हेलोरीन्स रैपिड रिवीजन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर करिए, कमेंट करिए और बताइए ये आपको कैसा लगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू केमिस्ट्री का सागर बजाती है। बाय बाय, लव यू ऑल।